तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सच में ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक है और मैं आपके लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, बिना प्लान के इसमें कूदना ऐसा है जैसे बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाने की कोशिश करना। इसका एंड शायद अच्छा नहीं होगा। आप सोशल मीडिया पर लोगों को ये बड़े बड़े गेन दिखाते हुए देखते हैं, कुछ हॉट स्टॉक के बारे में बात करते हुए जो टू द मून जाने वाला है, और उस एक्साइटमेंट में फंस कर अपना पैसा इसमें लगाना बहुत आसान है। मैंने इसे बार बार होते देखा है और सच कहूं तो ये डिजास्टर और बहुत सारा पैसा बहुत बहुत जल्दी खोने का एक तरीका है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। मैंने इसे टॉप 10 चीज़ों में समेटा है जो आपको बिल्कुल 100% जानने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप उस बाएं बटन पर क्लिक करने के बारे में सोचें। इसे अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट समझें। हम बिल्कुल बेसिक समझने से लेकर ताकि आप खोया हुआ महसूस न करें अपनी पर्सनल गेम प्लान बनाने तक, और इन्वेस्टिंग के साथ आने वाले इमोशनल रोलर कोस्टर को कैसे हैंडल करें, सब कुछ देखेंगे। मुझ पर विश्वास करें, अभी थोड़ी तैयारी करने से आपको आगे चलकर बहुत सारी परेशानी और शायद हज़ारों डॉलर्स बच जाएंगे। यह गैम्बलिंग और अपने फ्यूचर के लिए स्मार्ट कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बीच का अंतर है। तो एक कॉफ़ी लें, कंफर्टेबल हो जाए और चलिए इसमें उतरते हैं। हम इन 10 ज़रूरी टिप्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। इस वीडियो के एंड तक मेरा गोल है कि आप कॉन्फिडेंट से हुआ और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू करने के लिए रेडी महसूस करें। हम यहाँ सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल एक्शनेबल एडवाइस की बात कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा। चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। YouTube एल्गोरिथम के लिए लाइक बटन को स्मैश करें और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। और ऑनेस्टली ये बाकी सभी चीज़ों के लिए फाउंडेशन है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको बेसिक्स को समझना होगा। मुझे पता है ये बोरिंग लगता है, लेकिन क्या आप ये जाने बिना चेस खेलने की कोशिश करेंगे कि मोहरे कैसे चलते हैं? कोरनरी स्टोरी सी स्टॉक मार्केट भी इससे अलग नहीं है। आप ETFs, म्यूचुअल फंड्स, PE रेशियोज, डिविडेंड्स, मार्केट कैप्स जैसे टर्म्स सुनेंगे। और अगर ये आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज जैसा लगता है तो ये आपके लिए पॉज बटन दबाने और कुछ होमवर्क करने का साइन है। आपको फाइनेंस में PhD की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि स्टॉक असल में क्या है। एक रियल कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा और इंडिविजुअल स्टॉक और इंडेक्स फंड के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझना होगा। इसे ऐसे समझो, इन बेसिक टर्म्स को सीखना वैसा ही है जैसे कार चलाने से पहले लर्नर्स परमिट लेना। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं और क्यों। जब आप S&P 500 के बारे में कोई न्यूज़ रिपोर्ट सुनेंगे तो आपको पता होगा कि वे एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, न कि किसी सीक्रेट कोड के बारे में। जब कोई कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर है। इन कोर कॉन्सेप्ट्स पर कुछ बिगिनर वीडियोस देखने या कुछ आर्टिकल्स पढ़ने में बस कुछ घंटे लगाने से आप उन ज्यादातर लोगों से लाइट ईयर्स आगे निकल जाएंगे जो बस आंखें बंद करके कूद पड़ते हैं। ये सबसे कम एक्साइटिंग स्टेप है, मैं समझता हूं, लेकिन ये अब तक का सबसे जरूरी स्टेप है। ठीक है, अब चलते हैं टिप नंबर 2 पर। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स साफ साफ सेट करने होंगे। ये बहुत जरूरी है। आप आखिर इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? सिर्फ ये कहना कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं कोई गोल नहीं है। ये तो बस एक विश है। ये बहुत ज्यादा वेग है। आपको स्पेसिफिक होना होगा। क्या आप 5 सालों में घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए एक ऐसा फंड बना रहे हैं जिसे आप अगले 30 या 40 सालों तक नहीं छुएंगे?
या शायद आपका कोई छोटा टर्म गोल है, जैसे 3 सालों में एक नई कार के लिए पैसे बचाना। ये सभी गोल्स पूरी तरह से अलग हैं और हर एक के लिए आपके इन्वेस्ट करने का तरीका भी पूरी तरह से अलग होना चाहिए। अपना टाइम फ्रेम और अपना टारगेट अमाउंट जानना सब कुछ बदल देता है। अगर आपको कुछ ही सालों में डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए तो आप शायद कम रिस्क लेना चाहेंगे बजाय उसके जो 4 दशक बाद रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकता है, लेकिन अगर आपको वह पैसा जल्द ही चाहिए तो मार्केट में बड़ी गिरावट आपकी योजनाओं के लिए विनाशकारी हो सकती है। तो बैठिए, एक कागज या स्प्रेडशीट खोलिए और उसे लिखिए, मुझे 2019 तक घर के डाउन पेमेंट के लिए $50,000 चाहिए। अब आपके पास एक साफ टारगेट और एक टाइमलाइन है और आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो खास तौर पर आपको वहां तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई हो। तो ये हमें टिप नंबर 3 पर लाता है, जो आपके रिस्क टॉलरेंस को समझने के बारे में है। यह गणित से ज्यादा मनोविज्ञान के बारे में है। आपको अपने आप से पूरी तरह ईमानदार रहना होगा कि आप आर्थिक और भावनात्मक रूप से कितना रिस्क ले सकते हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा हो और आप जो भी खरीदते हैं वह सोना बन जाए, ये आसान है कि आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं। लेकिन क्या होगा जब बाजार एक महीने में 20% गिर जाए? जब आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे और देखेंगे कि आपके $10,000 के इन्वेस्टमेंट की कीमत अब 8,000 रह गई है, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप घबराकर सब कुछ नुकसान में बेच देंगे या आप रात को चैन से सो पाएंगे अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर भरोसा करते हुए? रिस्क लेने की आपकी वित्तीय क्षमता इसका एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, एक 25 साल का व्यक्ति जिसकी स्टेबल जॉब है, वह 60 साल के उस व्यक्ति से ज्यादा रिस्क ले सकता है जो रिटायर होने वाला है और जिसे जल्द ही उस पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भावनात्मक पक्ष भी उतना ही जरूरी है। अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं, हर 5 मिनट में अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर नींद नहीं आती है, तो आपने शायद अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया है, भले ही आप आर्थिक रूप से उसे वहन कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री प्रश्नावली हैं जो आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को मापने में मदद कर सकते हैं। अपने जवाबों के साथ ईमानदार रहें। अपने बारे में यह समझना आपको उन इन्वेस्टमेंट्स की ओर गाइड करेगा जो आपको बिना नर्वस ब्रेकडाउन के लंबे समय तक इसमें बने रहने देंगे। ना ठीक है, फिर टिप नंबर 4, और ये पूरे वीडियो में सबसे प्रैक्टिकल सलाह हो सकती है। बजट से शुरू करें और केवल वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसे आप खोने का रिस्क ले सकते हैं। मुझे ये बात फिर से कहने दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। केवल वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसे आप खोने का रिस्क ले सकते हैं। एंड ये नहीं कह रहा कि आप इसे खो देंगे, खासकर अगर आप एक स्मार्ट रणनीति अपनाते हैं, लेकिन आपको मानसिक और आर्थिक रूप से इसकी संभावना के लिए तैयार रहना होगा। शेयर मार्केट आपकी इमरजेंसी फंड नहीं है। ये वो अकाउंट नहीं है जहां आप अगले महीने का किराया रखते हैं। वो पैसा अलग, सुरक्षित और आसानी से सुलभ होना चाहिए, शायद एक हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में। एक भी डॉलर इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना होगा। इसका मतलब है अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करना, क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट डेट्स का भुगतान करना, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको उस ब्याज दर को हराने के लिए 20% रिटर्न की गारंटी नहीं देगा। और कम से कम 3 से 6 महीने के रहने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाना। एक बार जब यह सब हो जाए तो आप देख सकते हैं कि क्या बचा है। वह आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। यह वह पैसा है कि अगर यह कल गायब हो जाए तो आपको अपने बिलों का भुगतान करने या खाने से नहीं रोकेगा। इस तरह शुरुआत करने से इन्वेस्टमेंट से निराशा और डर
दूर हो जाता है, जिससे आप घबराए हुए फैसलों के बजाय तार्किक फैसले ले पाते हैं। टिप नंबर 5 से असली काम शुरू होता है। आपको रिसर्च करनी होगी। आप रिव्यू पढ़े बिना, उसकी हिस्ट्री चेक किए बिना और टेस्ट ड्राइव लिए बिना कार नहीं खरीदेंगे, है ना? तो आप किसी कंपनी का एक हिस्सा क्यों खरीदेंगे जो कि एक स्टॉक है, बिना उतनी ही ड्यू डिलिजेंस किए? अपने कजिन या रेडिट पर किसी अनजान व्यक्ति से हॉट स्टॉक टिप लेना रिसर्च नहीं है, वह सीधा साधा जुआ है। आपको एक जासूस की तरह बनना होगा और उन कंपनियों या फंड्स की जांच करनी होगी जिनमें आप अपनी मेहनत की कमाई लगाने की सोच रहे हैं। तो रिसर्च असल में कैसी दिखती है? इसका मतलब है कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखना। वे असल में पैसे कैसे कमाते हैं? क्या आप इसे समझते हैं? इसका मतलब है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखना। क्या उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं? क्या उन पर बहुत कर्ज है? आप यह सब उनकी तिमाही और सालाना रिपोर्ट में पा सकते हैं। उनकी लीडरशिप टीम को देखें, कंपनी कौन चला रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और पूरे इंडस्ट्री को देखें। क्या ये एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है या इसमें रुकावट आ रही है? ETF जैसे फंड्स के लिए इसका मतलब है फंड के अंदर क्या है, उसका खर्च अनुपात क्या है और समय के साथ उसने कैसा प्रदर्शन किया है, ये देखना। ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये प्रयास ही सफल इन्वेस्टर्स को उन लोगों से अलग प्राय what can ends like you're so and war bosses out or lies or fraud that and how they and so were। यह हमें सीधा टिप नंबर 6 पर ले जाता है। एक कॉन्सेप्ट जो आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। यह कहने का फैंसी फाइनेंस तरीका है, अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो। ये रिस्क को मैनेज करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक और सोचिए, अगर आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाते हैं, मान लीजिए एक हॉट टेक स्टॉक में, और फिर उस कंपनी का एक खराब क्वार्टर होता है या उसे एक बड़ा मुकदमा झेलना पड़ता है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तबाह हो सकता है। आपकी किस्मत पूरी तरह से उस एक कंपनी से जुड़ जाती है। ये एक बहुत ही रिस्की पोजीशन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में फैलाना। इसका मतलब सिर्फ 20 अलग अलग टेक कंपनियों में स्टॉक खरीदना नहीं है। वह सही डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में फैलाना, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल। इसका मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस में भी फैलाना है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और शायद रियल एस्टेट भी। और इसका मतलब ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना भी हो सकता है, यूएस और इंटरनेशनल दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करके। लक्ष्य यह है कि जब आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा खराब महीने से गुजर रहा हो, तो दूसरा हिस्सा अच्छा कर रहा हो, जिससे ओवरऑल राइड को स्मूथ करने में मदद मिलती है और आपको किसी एक एरिया में बड़े नुकसान से बचाता है। बिगिनर्स के लिए इसे तुरंत करने का एक शानदार तरीका ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड या ETF खरीदना है। चलो टिप नंबर 7 की बात करते हैं, जिसे आपको शुरू करने से पहले अपनी आत्मा में गहराई से अपनाना होगा। मार्केट की अस्थिरता से सावधान रहें। शेयर बाजार सीधा ऊपर नहीं जाता है, बस ऐसा नहीं होता। ऐसे दिन, हफ्ते और कभी-कभी महीने या साल भी होंगे जब बाजार नीचे जाएगा। ये निवेश का एक सामान्य, स्वाभाविक और अपेक्षित हिस्सा है। ये उतार चढ़ाव या अस्थिरता ईमानदारी से उन उच्च दीर्घकालिक रिटर्न के लिए प्रवेश शुल्क हैं जो शेयरों ने ऐतिहासिक रूप से प्रदान किए हैं। इन गिरावटों के दौरान घबराना निस्संदेह नए निवेशकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी
गलतियों में से एक है। आपको जूम आउट करने की जरूरत है। पिछले 50 सालों में S&P 500 का चार्ट देखें। हाँ, आपको 2000 में .com बस्ट जैसी भयानक गिरावटें दिखेंगी। 2008 में वित्तीय संकट और 2020 में तेजी से गिरावट। लेकिन आपको यह भी दिखेगा कि उन सभी गिरावटों के बाद बाजार ने हमेशा वापसी की है और नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एक निवेशक के रूप में धैर्य आपकी सुपर पावर है। अगर आपके पास एक दीर्घकालिक समय क्षितिज है और आपने ठोस विविध संपत्तियों में निवेश किया है, तो ये गिरावटें आपदाएं नहीं हैं, वे वास्तव में खरीदने के अवसर हैं। ये आपके पसंदीदा स्टोर में सेल लगने जैसा है। लेकिन आप इसका फायदा तभी उठा सकते हैं हैंड्स हैं जब आप अस्थिरता के लिए तैयार हों और डर को हावी न होने दें। बस टिप नंबर 8। पिछली टिप का बुरा जुड़वां है, आपको इमोशनल डिसीजंस से बचना चाहिए। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके 2 सबसे बड़े दुश्मन मार्केट क्रैश या खराब कंपनियां नहीं हैं, वे डर और लालच हैं। ये 2 इमोशंस स्टॉक मार्केट में किसी भी और चीज से ज्यादा पैसे खोने के लिए जिम्मेदार हैं। लालच ही आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट दिलाता है। एक ऐसे स्टॉक में जो पहले ही 500% ऊपर चला गया है, क्रैश होने से ठीक पहले एकदम टॉप पर खरीदना। आप देखते हैं कि बाकी सब पैसे बना रहे हैं और आप भी उस एक्शन में शामिल होना चाहते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं और हाइप के पीछे भागते हैं। इसका अंत शायद ही कभी अच्छा होता है। डर इसका उल्टा है, लेकिन उतना ही विनाशकारी है। डर ही आपको पैनिक सेल करवाता है जब मार्केट गिरता है। आप अपने पोर्टफोलियो में रेड देखते हैं, न्यूज मंदी के बारे में चिल्ला रही होती है और आपकी हिम्मत कहती है कि अभी निकल जाओ इससे पहले कि ये 0 हो जाए, तो आप बेच देते हैं अपने नुकसान को पक्का करते हुए। फिर अनअवॉइडेबली मार्केट रिकवर होता है और आप किनारे पर रह जाते हैं, बॉटम पर बेचकर, और अब दोबारा कब खरीदना है इस फैसले का सामना करते हुए, शायद बहुत ज्यादा कीमत पर। सबसे जरूरी है एक प्लान बनाना और उस पर टिके रहना। अगर जरूरी हो तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। नियम बनाइए कि आप अपने पोर्टफोलियो को महीने में एक बार से ज्यादा चेक नहीं करेंगे। अपने इमोशंस को अपने पैसे से अलग करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करें। चलो अब टिप नंबर 9, फीस और टैक्स के बारे में जानते हैं। ये वो बोरिंग चीजें हैं जिनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन ये आपके असल रियल वर्ल्ड रिटर्न्स पर बहुत असर डाल सकती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ये इस बारे में है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। सबसे पहले फीस। कई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और फंड्स फीस लेते हैं। हर बार जब आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो ट्रेडिंग कमीशंस हो सकते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस फीस, और सबसे जरूरी म्यूचुअल फंड्स और ETF जैसी चीजों पर एक्सपेंस रेशियो। 1% एक्सपेंस रेशियो शायद ज्यादा न लगे, लेकिन 30 सालों में ये आपकी कमाई से दसियों या लाखों डॉलर कम कर सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की शक्ति आपके खिलाफ काम करती है। हमेशा कम लागत वाले ऑप्शंस देखें, ही, सौ, मो। फिर आते हैं टैक्स। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को मुनाफे में बेचते हैं तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं और अंकल सैम अपना हिस्सा चाहेंगे। आप कितना टैक्स देते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट को कितने समय तक रखा। अगर आपने इसे 1 साल से ज्यादा रखा तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर बहुत कम टैक्स लगता है, बजाय इसके कि आपने इसे 1 साल से कम रखा हो, जो कि एक शॉर्ट टर्म गेन है जिस पर ऑर्डिनरी इनकम के तौर पर टैक्स लगता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, न कि डे ट्रेडर। साथ ही टैक्स एडवांटेज वाले रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे कि 401k या रॉथ IRA को देखें।
इन अकाउंट्स के स्पेशल टैक्स रूल्स होते हैं जो आपके पैसे को समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इन लागतों को समझना आपकी नेट वर्थ को बढ़ाने के लिए जरूरी है। और आखिर में हम आ गए हैं टिप नंबर 10 पर। यह बहुत आसान है, लेकिन ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। सीखते रहना। इन्वेस्टिंग की दुनिया एक जगह रुकी नहीं रहती, ये लगातार बदलती रहती है। नई टेक्नोलॉजी आती है, इकोनॉमिक कंडीशन बदलती हैं, रूल्स चेंज होते हैं और नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हमेशा बनते रहते हैं। जो स्ट्रैटेजी 10 साल पहले एकदम सही थी, हो सकता है अगले 10 साल के लिए वो सबसे अच्छी ना हो। जो इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वही सबसे ज्यादा पीछे रह जाने के रिस्क पर होता है। आपको इसके लिए ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म्ड रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल से चिपके रहना है। असल में ये शायद एक बुरा आइडिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि साल में कुछ अच्छी इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ना, अपनी ट्रैवलिंग के दौरान किसी अच्छे फाइनेंशियल पॉडकास्ट को सुनना या कुछ स्मार्ट समझदार फाइनेंशियल क्रिएटर्स को फॉलो करना। जैसे कि यह चैनल, उम्मीद है जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट होंगे। आप नए मौके पहचानने, गलत चीज़ों और स्कैम्स से बचने और अपनी लाइफ और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। आपकी एजुकेशन आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको पूरी लाइफ डिविडेंड देगी। और ये लीजिए वो 10 बातें जो आपको स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ कवर किया, बेसिक से लेकर क्लियर गोल्स सेट करने तक, अपने इमोशंस को मैनेज करने और हिडन कॉस्ट्स को समझने तक। मुझे उम्मीद है कि ये आपको भारी नहीं बल्कि एम्पावरिंग लगे। इन 10 पॉइंट्स पर सोचकर आप पहले से ही सक्सेस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और उन कॉमन गलतियों से बच रहे हैं जो नए इन्वेस्टर्स को फंसा देती हैं। याद रहे, यहां गोल जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट और कैलकुलेटेड से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है। बेशक ये वीडियो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मकसद आपको एक फ्रेमवर्क और सही माइंडसेट देना है। प्लीज, और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है, हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके लिए यूनिक है और आपको ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो आपके स्पेसिफिक गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के लिए सही हों। कभी भी किसी की सलाह को आंख बंद करके फॉलो न करें, मेरी भी नहीं, जब तक आप ये न समझ लें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसे अपनी एजुकेशन के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में यूज करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करें। ये उन सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें ताकि आप कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा डालता रहता हूं ताकि आपको पैसे की दुनिया को नाउ करने में हेल्प मिल सके। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में आपके टाइम की कदर करता हूं। मैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ये कर सकते हैं।